नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जर्मनी के महान विद्वान फ्रेडरिक रैटजेल के बारे में बात की थी। हमने उनकी बुक्स को देखा था, उनकी विचारधाराओं को देखा था और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं उनके बारे में देखा था। दोस्तों, रैटजेल एक ऐसे विद्वान थे जहाँ से मानव भूगोल को एक स्थायी रूप से भूगोल में अध्ययन किया जाने लगा। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों भूगोलवेत्ता हैं और उनके बारे में हमेशा आपके एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। वैसे पर्सनली भी आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम देखते हैं इस वीडियो में जर्मनी के कुछ जो और बचे हुए भूगोलवेत्ता हैं उनके कामों को हम देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है आपके अल्फ्रेड हिटनर का। इनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इनका जन्म 1859 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई। 1859 में दोस्तों हमने आपको 4 घटनाएं बताई थी। कार्ल रिटर जी का देहांत हुआ, हम्बोल्ट जी का देहांत हुआ, 1859 में अल्फ्रेड हिटनर का जन्म हुआ और इसी वर्ष डार्विन की महत्वपूर्ण पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हिटनर जी का आप चित्र देख सकते हैं आराम से। चलो देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है। इनके बारे में डिकेंसन महोदय ने 1869 होगा यहाँ पे। ठीक है, 1869 के अनुसार उन्होंने अपने समकालीन 1869 नहीं 1969 ही है, क्योंकि डिकेंसन काफ़ी बाद में आए थे। ठीक है, तो के अनुसार उन्होंने अपने समकालीन किसी भी अन्य भूगोलवेत्ता से अधिक मात्रा में भूगोल को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार संस्थापित किया या प्रदान किया। ठीक है, भौगोलिक चिंतन में रिच्टोफेन ने जिस जीव भू स्तरीय यानी कोरोलॉजिकल दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया था, उसे आगे बढ़ाने में हेटनर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कोरोलॉजिकल का आपको अर्थ बताया गया है कई बार कि संपूर्ण पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना, ये कोरोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो इसको पुनर्जीवित किसने किया था? रिच्टोफेन ने किया था। लेकिन इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक स्तर पर या विस्तार पर चर्चा किसने की? तो वो की थी आपके हेटनर महोदय ने। तो ये आपको याद रखना है। 1939 में प्रकाशित हार्टसोन की प्रसिद्ध पुस्तक नेचर ऑफ जियोग्राफी में हेटनर की संकल्पना की विस्तृत विवेचना की गई थी। ये दोस्तों बुक आपको याद रखनी है। 1939 में हार्टसोन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, जिसमें हेटनर की संकल्पना की विस्तृत चर्चा की गई थी और उन्हें भूविस्तारीय दृष्टिकोण यानी कि कोरोलॉजिकल अप्रोच को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, अगर आपको कहीं भी कोरोलॉजिकल शब्द दिखाई दे और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ऑप्शन में हेटनर है तो हेटनर का विकल्प ही सही होगा आपका। ठीक है, अगर रिच्टोफेन भी दिया है तब भी आपका हेटनर ही सही होगा। अगर हेटनर नहीं है तब जाके आपका रिच्टोफेन सही होगा। ठीक है, तो कोरोलॉजिकल दृष्टिकोण हेटनर ने आगे बढ़ाया। आगे देखते हैं। 1878 में हाले विश्वविद्यालय में जर्मन विद्वान किचफ से हेटनर ने भौगोलिक ज्ञान के सैद्धांतिक स्वरूप के विषय में स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ पे किरचाफ होगा, किचफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, किरचाफ है। तो किरचाफ से उन्होंने भौगोलिक अध्ययन का महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया। वे रैटजेल और रिच्टोफेन के भी शिष्य थे, यानी कि उनके 3 गुरु हो गए। रैटजेल भी गुरु थे हेटनर के, रिच्टोफेन भी गुरु थे और कौन से हो गए? किरचाफ भी हो गए। ठीक है, हेटनर उच्च शिक्षा के लिए हाले से बोन गए और वहाँ से स्टारबर्ग गए। यहीं पर प्रोफेसर गर्लैंड के निर्देशन में उन्होंने किसके निर्देशन में? गर्लैंड के निर्देशन में चिली की जलवायु पर अपना डॉक्टरेट का शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। ठीक है,
2 वर्ष पश्चात हेटनर 1884 में लीपजिंग आ गए और वहाँ रैडजेल के निर्देशन में अपनी शिक्षण उपाधि हैबिलिटेशन पूरा किया। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि हैबिलिटेशन किसके निर्देशन में रैडजेल ने प्राप्त की थी, हेटनर ने प्राप्त की थी, तो रैडजेल की। ठीक है, आगे देखते हैं। 1899 में वह हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए और अपने जीवन का शेष समय यानी 1899 से 1928 वहीं व्यतीत किया। हेटनर की कुछ रचनाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की यात्रा, रूस का भूगोल 1905 में जो उन्होंने लिखा, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल 1907 में, इंग्लैंड का विश्वव्यापी प्रभुत्व और युद्ध 1915, पृथ्वी के महाद्वीपों की स्थलाकृतियाँ 1921 में, प्रादेशिक भूगोल के आधार, ये दोस्तों बुक आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है। प्रादेशिक भूगोल के आधार 1924 में लिखी, पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल की ग्रंथमाला जो 4 खंडों में आई थी 1933 से 35 के बीच। ठीक है, इसके बाद मानव भूगोल मृत्यु के पश्चात 3 खंडों में प्रकाशित हुई। हेटनर ने हाइडलबर्ग में 1895 में एक भौगोलिक पत्रिका की स्थापना की थी जिसका नाम था जियोग्राफिशे ज़ाइफ़िस्ट। तो ये दोस्तों पत्रिका को आपको याद रखना है कि हेटनर ने जियोग्राफिशे ज़ाइफ़िस्ट पत्रिका को कब स्थापित किया था, 1895 में। कहाँ? हाइडलबर्ग में। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। हेटनर की कुछ विचारधाराएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। हार्डसॉन के अनुसार क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना को हम्बोल्ट और रिटर के विचारों का संश्लेषण करके रिस्टोफेन ने पुनर्जीवित किया था और इसकी विशद विवेचना हेटनर की रचनाओं में किया गया था। ठीक है, यानी कि जो एरियल डिफरेंशिएशन है, एरियल कोरोलॉजिकल अप्रोच है, उसको विकसित पहले किसने किया था? हम्बोल्ट और रिटर ने। फिर उसको पुनर्जीवित किसने किया? रिस्टोफेन ने। लेकिन इसको वैज्ञानिक स्तर पर किसने पहुंचाया? तो हेटनर ने पहुंचाया था। और जो विद्वान वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचाता है किसी चीज़ को, उसी को उसका जनक माना जाता है। यानी कि क्षेत्रीय भिन्नता के जनक कौन है? हेटनर है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेटनर ने 1898 में लिखा था कि प्राचीनतम काल से आधुनिक काल तक भूगोल भू क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा है जो एक दूसरे से भिन्न है। ये कथन आपको याद रखना है क्योंकि ये कथन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम इस क्षेत्र को ले लें तो प्राचीन काल से आज तक इसमें केवल जो भू क्षेत्र हैं अलग अलग पार्ट में बांटते हुए, ये जो भू क्षेत्र है इसी का विषय रहा है भूगोल। ठीक है, जो एक दूसरे से भिन्न है। ए बी से भिन्न है और सी बी से भिन्न है और डी सी से भिन्न है, यानी चारों ये एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, हेटनर ने 1905 में भूगोल को भूविस्तारीय विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस बताया। ये दोस्तों पूछा जाता है कि भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस किसने बताया था? तो हेटनर ने। कब? 1905 में, जिसमें पृथ्वी के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं तथा भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में भूगोल भूतल का विज्ञान है जो उसकी प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीपों, देशों, जनपदों और स्थानों के संदर्भ में करता है। इस प्रकार भूगोल यह जानने का प्रयत्न करता है कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय इकाइयाँ एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, तो भूगोल ये जानने का प्रयास करता है कि जो इन क्षेत्रों में भिन्नता है वो किस कारण से है। ठीक है, यही जानने का भूगोल प्रयास करता है। ये किसने कहा है? हेटनर महोदय ने कहा है। भौतिक और मानव भूगोल की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। हेटनर भौगोलिक अध्ययन में भौतिक बनाम मानव भूगोल की वैधता को नहीं मानते थे। यानी कि जो अलग अलग विद्वानों ने वैधता को जन्म दिया था कि भौतिक भूगोल अलग है, मानव भूगोल अलग है, इन्होंने ऐसा नहीं माना। हेटनर ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में भूगोल ना तो प्राकृतिक विज्ञान है और ना ही सामाजिक विज्ञान है।
बल्कि ये एक साथ ही दोनों प्रकार का अध्ययन है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमें किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है, पूर्णतः अध्ययन करना है, तो इसमें हमें प्राकृतिक तत्वों का भी अध्ययन करना पड़ेगा और मानवीय तत्वों का अध्ययन करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम इन दोनों के संबंधों पर चर्चा करके कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों ज़रूरी है। सामान्य और विशिष्ट भूगोल यानी कि जनरल एंड स्पेशल ज्योग्राफी। हेटनर के अनुसार अन्य विज्ञानों की भांति भौगोलिक अध्ययन में सामान्य यानी कि क्रमबद्ध और विशिष्ट यानी कि प्रादेशिक दोनों ही अध्ययनों का अनिवार्य पक्ष है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि क्रमबद्ध विधि आपको बताई गई है, प्रादेशिक विधि आपको बताई गई है। तो अगर हमें किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है और पूर्णतः निष्कर्ष तक पहुंचना है तो हमें क्रमबद्ध विधि से अध्ययन करना पड़ेगा और प्रादेशिक विधि से भी अध्ययन करना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र को अलग अलग प्रदेशों में बांटकर उसका क्रमबद्ध विधि से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए दोनों को वो एक ही मानते थे। हेटनर की अधिकांश रचनाएं प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित हैं, यानी कि ये आपका रीजनल अप्रोच को मानते थे। किंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि वे सामान्य भूगोल या सैद्धांतिक अध्ययन को गौण समझते थे। उन्होंने अपने सैद्धांतिक लेखों में दोनों पक्षों को समान महत्व दिया था। ठीक है, अन्य कुछ प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख तत्व हैं जो आपके अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। 20वीं शताब्दी के प्रमुख रीति विधायक लीडिंग मेथोडोलॉजिस्ट माने जाते हैं ये। ठीक है, इन्होंने रिटर के अर्ध कुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे शब्द दिया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी के सतह का क्षेत्रवर्णी अध्ययन, यानी कि क्षेत्रवार अध्ययन करना। ये किसका मतलब था, क्योंकि रिटर ने तो अर्ध कुंडे दिया था लेकिन इन्होंने लैंडर कुंडे दिया था। लैंडर कुंडे का मतलब क्या था, पृथ्वी की सतह के क्षेत्रवर्णी अध्ययन। इन्होंने भूगोल को प्रादेशिक विज्ञान या आइडियोग्राफिक माना है, ना कि सामान्य या मोनोथेटिक माना है। ठीक है, तो ये दोस्तों लाइन आपको एक तरीके से ये कथन है, ये कथन कारण में पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने प्रादेशिक विज्ञान माना। प्रादेशिक विज्ञान को हम आइडियोग्राफिक भी कहते हैं इसलिए। ठीक है, और इन्होंने सामान्य विज्ञान नहीं माना है। इसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने कोरोलॉजिकल या एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यानी कि संकल्पना दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका यह कथन पूछा गया है कई बार कि भूगोल प्रदेशों का अध्ययन है। ये किसने कहा था, तो हेटनर ने कहा था। ठीक है, ये भी पूछा गया है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है। किसने कहा है, तो हेटनर ने। यानी कि हेटनर कहते हैं कि जो भूगोल है वह पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है। ठीक है, जर्मनी के अगले विद्वान हैं अल्ब्रेट पेंक। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम देख लेते हैं। इनका जन्म 1870 में हुआ और इनकी मृत्यु 1945 में हुई। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक अग्रणी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भू आकृति विज्ञान के विचारों को सूत्रबद्ध किया था। यानी कि अल्ब्रेट पेंक का जो काम है वो भू आकृति विज्ञान में। ये चित्र है अल्ब्रेट पेंक का, इसे भी आप देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वे बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। ठीक है, जर्मनी की राजधानी आपको पता है बर्लिन है। प्रसिद्ध पुस्तक हिमयुग में आल्प्स, द आल्प्स इन आइस एज, ये पुस्तक दोस्तों आप याद रखेंगे, अल्ब्रेट पेंक की है। द आल्प्स इन द आइस एज 1910 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1910 में एक संकल्पना दी कि मौसम विज्ञानी आंकड़ों के अभाव में भू आकारों की सहायता से भी जलवायु वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जलवायु का अगर हमें वर्गीकरण करना है तो हमें मौसम संबंधी आंकड़े चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। यदि हमें भू आकारों के आंकड़े भी हैं हमारे पास तब भी हम जलवायु को वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रथम बार बताया कि तापक्रम की अधिकता से वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने बताया था कि तापक्रम में यदि वृद्धि होती है या अधिकता होती है तो वाष्पीकरण में भी वृद्धि होगी। यानी कि तापमान की अधिकता और वाष्पीकरण की वृद्धि में सीधा संबंध होता है। तो ये आप याद रखेंगे। इन्होंने मनोविज्ञान की पदावली गेस्टाल्ट का प्रयोग किया, भूगोल में किया, जो बड़े क्षेत्रों की एकीकृत बनी समस्तता को सूचित करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है
कि भूगोल में गेस्टाल्ट शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था अल्बर्ट पेंक ने, जो कि किसी बड़े भूक्षेत्र की एकीकृत बनी समस्तता यानी होलनेस को सूचित करता है। इनका कथन है कि भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के मध्य सेतु का काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला नाम है वाल्टर पेंक का, ठीक है, वो अल्बर्ट पेंक थे, ये वाल्टर पेंक हैं, तो ये आपको नाम याद रखना है। ये चित्र दिखाया गया है वाल्टर पेंक जी का सिगार पीते हुए, ठीक है, देख लेते हैं। वाल्टर पेंक जर्मन भूगोलवेत्ता अल्बर्ट पेंक के पुत्र थे, ठीक है। जैसे हमने अभी एक और बताया था आपको, रीनहार्ड फॉरेस्टर, और उनके पुत्र का नाम था जॉर्ज फॉरेस्टर, उसी प्रकार ये भी एक पिता पुत्र हैं वाल्टर पेंक, ठीक है। इनके पिता थे अल्बर्ट पेंक। उन्होंने अपने लेखों में भू आकृतिक प्रक्रमों तथा स्थलाकृतियों के निर्माण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, ठीक है। यानी कि पिता ने भी भू आकृति विज्ञान में काम किया और बेटे ने भी किया। उन्होंने डेविस के सामान्य अपरदन चक्र को अस्वीकार कर दिया था और यह सिद्ध किया था कि ज्यों ही कोई स्थलखंड ऊपर उठने लगता है उस पर अपरदन के प्रक्रम क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई स्थल रूप है आपका, तो डेविस ने कहा था कि जब ये स्थल रूप का विकास हो जाता है इसके बाद अपरदन के कारक काम करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन पेंक ने कहा कि ऐसा नहीं है। इस स्थल का जैसे ही ज्यों ही विकास शुरू होता है या ऊपर उठना शुरू होता है, अपरदन चक्र के जो प्रक्रम हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं और इसे नीचा करने लगते हैं, ठीक है। इनकी व्याख्या हम भूआकृति विज्ञान में विस्तृत रूप से करेंगे, डेविस का अपरदन चक्र और अल्बर्ट आर्थर पेंक का भूआकृतिक सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है आपके जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान कार्ल हाउसहोफर का, ठीक है। ये इनका चित्र दिखाया गया, इसे आप देख सकते हैं। देखते हैं इनके बारे में भी इन्होंने क्या क्या काम किया है। कार्ल हाउसहोफर 1924 में मुचेन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, ठीक है। उन्होंने भू राजनीति पर एक प्रतिष्ठित पत्रिका जेट्सक्रिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक की स्थापना की थी, जिसमें तत्कालीन देश विदेश के बड़े बड़े विद्वानों के लेख प्रकाशित होते थे, ठीक है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे भू राजनीति का मतलब ये है कि ये कोई मान लीजिए कि कोई स्थल खंड है, इस पर जब कई सारे देश राजनीति करने लगते हैं तो इसे ही भू राजनीति कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो आपकी चर्चा होती है या राजनीतिक उठक पटक होती रहती है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के होती रहती है। तो जो आपका जम्मू कश्मीर है वो एक अब भू राजनीति का केंद्र है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों इन्होंने भू राजनीति से संबंधित 3 पुस्तकें लिखी थी। मीन कैम्प, दोस्तों मीन कैम्प अभी तक आप जानते होंगे कि हिटलर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था, मीन कैम्प, ठीक है। तो हाउसहोफर ने भी पुस्तक लिखी है मीन कैम्प। प्रशांत महासागर की सीमाओं की भू राजनीति, ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार, तो इसे आप याद रखेंगे कि जियोपॉलिटिक ऑफ द पैसिफिक ओशन बाउंड्रीज किसने लिखी है, तो कार्ल हाउसहोफर ने लिखी है। भू राजनीति की कोड़ी शिलाएँ यानी कि कॉर्नर स्टोन ऑफ जियोपॉलिटिक, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों इन्हें भू राजनीति का पिता माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भू राजनीति का पिता किसे माना जाता है, कार्ल हाउसहोफर को माना जाता है, जबकि यह शब्द यानी कि जो जियोपॉलिटिक्स शब्द है केजलन महोदय ने दिया था। तो ये दोनों डिफरेंस आप याद रखेंगे कि भू राजनीति शब्द किसने दिया, तो केजलन महोदय, केजलन महोदय ने दिया, जबकि पिता किसे कहा जाता है, कार्ल हाउसहोफर को कहा जाता है, ठीक है। और केजलन महोदय ने किस पुस्तक में दिया था, तो स्टेट सम्पिक्स फॉर्म में दिया था। यानी केजलन महोदय ने भू राजनीति शब्द यानी जियोपॉलिटिक्स शब्द स्टेट सम्पिक्स फॉर्म पुस्तक में
दिया था। और पिता किसे कहते हैं? कार्ल हाउसहोफर को कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि राज्य निर्वाह करता हुआ एक जीव है जिसे विकास में स्थान विस्तार की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला नाम है वाल्टर क्रिस्टालर का, ठीक है, ये भी जर्मनी के काफ़ी महत्व विद्वान हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने, इसके लिए हम एक अलग सीरीज लेकर आएंगे। उसमें हम केवल सिद्धांतों की ही चर्चा करेंगे और सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, उनमें अलग देखेंगे। यहाँ हम केवल ये देखेंगे कि इन्होंने दिया क्या है। तो क्रिस्टालर महोदय का ये चित्र है, ये आप देख सकते हैं। इनका जन्म 1893 में हुआ और इनकी मृत्यु 1969 में हुई, ठीक है। प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री और आर्थिक भूगोलवेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर ने दक्षिणी जर्मनी, ये आपको याद रखना है, दक्षिणी जर्मनी के अध्ययन के आधार पर केंद्र स्थल सिद्धांत यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जो अधिवास भूगोल और नगरीय भूगोल का प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। तो दोस्तों अब कुछ एग्जामों में अध्ययन क्षेत्र से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आपको याद रखना है कि क्रिस्टालर महोदय ने दक्षिणी जर्मनी का अध्ययन करने के बाद अपना सिद्धांत दिया केंद्र स्थल सिद्धांत या सेंट्रल प्लेस थ्योरी, तो ये आप याद रखेंगे। इसी के अगला नाम है वान थ्यूनेन महोदय का। इनका आप सिद्धांत याद रखिए कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत यानी कि एग्रीकल्चरल कंसेंट्रिक रिंग थ्योरी किसने दी थी? 1826 में, तो वान थ्यूनेन महोदय ने दी थी। और ये भी आपसे बहुत पूछी जाती है, इस थ्योरी का नाम ही पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे और सन याद रखेंगे कि कब दी थी, तो 1826 में, ठीक है। इसके बाद अगला नाम है आपका आउटो स्लोटर महोदय का। ये इनका चित्र दिखाया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। जो स्लूटर महोदय थे, इनका जन्म 1872 में हुआ और इनकी मृत्यु 1952 में हुई, ठीक है। का जन्म जर्मनी के वेस्ट फालिया प्रांत में हुआ था दोस्तों, प्रांत में हुआ था। वे रिश्तोफेन के सहपाठी थे, ठीक है, जबकि हेटनर के बारे में बताया कि रिश्तोफेन और वो रैडजेल के शिष्य थे, ठीक है, और लेकिन जो रिश्तोफेन थे वो सहपाठी थे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1911 से लेकर के 1851 तक हाले विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर सेवारत रहे। जर्मन भाषा में प्रकाशित अपने एक लेख मानव भूगोल के उद्देश्य, ये दोस्तों पुस्तक आप याद रखेंगे, मानव भूगोल के उद्देश्य किसने लिखी है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मानव भूगोल के उद्देश्य पुस्तक को लिखा था आउटो स्लूटर महोदय ने 1906 में, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ मैन, ठीक है। उन्होंने भूगोल की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार भूगोल भूदृश्यों का अध्ययन है। ये भी आप याद रखेंगे कि किसने कहा था कि भूगोल भूदृश्यों का अध्ययन है, तो ये आपका आउटो स्लूटर ने कहा था। इसलिए इन्हें अधिवास भूगोल का पिता माना जाता है। तो अधिवास यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी के पिता कौन है? आपके आउटो स्लूटर हैं। इन्होंने भूदृश्यों को दो वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1 प्राकृतिक भूदृश्य और दूसरा सांस्कृतिक भूदृश्य। प्राकृतिक भूदृश्य आपको पता है कि जिन भूदृश्यों का निर्माण प्राकृतिक तत्वों के सहयोग से होता है वो प्राकृतिक भूदृश्य हैं, और जिन भूदृश्यों का निर्माण सांस्कृतिक भूदृश्यों से होता है वो सांस्कृतिक तत्वों के समूह से होता है वो आपका सांस्कृतिक भूदृश्य है, ठीक है। इसके बाद अगला नाम है आपका कार्ल ट्रॉल महोदय का, ठीक है। यहाँ पे कार्ल ट्रॉल जी का चित्र दिखाया गया, इसे आप देख सकते हैं आराम से। इनका जन्म दोस्तों 1899 में हुआ और मृत्यु 1968 में हुई, ठीक है। वे 1937 से 1966 तक बोन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर और 1960 से 1964 तक अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ यानी कि इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन IGU के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान, भूगोल तथा अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की शिक्षा प्राप्त की थी। कार्ल ट्रॉल ने 1921 में वनस्पति विज्ञान में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रॉल ने 1921 में रिच्टोफेन के साथ आर्कटिक अन्वेषण की यात्रा की। इसके पश्चात 1924 में वे उत्तरी यूरोप यानी 1926 में इंडीज क्षेत्र
1933 और 34 में अफ्रीका और 1937 में हिमालय क्षेत्र की यात्रा पर गए थे। यानी कि जर्मनी में जो ट्रॉल महोदय हैं वो हिमालय क्षेत्र की यात्रा भी की थी उन्होंने। कार्ल ट्रॉल एक प्रादेशिक पारिस्थितिकी विज्ञानी यानी रीजनल इकोलॉजिस्ट और प्रसिद्ध भू आकृति विज्ञानी यानी कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। 1924 में अल्बाइन अग्रभूमि के हिमनद संबंधी अध्ययन का प्रकाशन। 1925 में मध्य यूरोप की वनस्पतियों का अन्वेषण। 1926 में जर्मन आल्प्स की वनस्पति तथा लैंडस्केप पर शोध पुस्तिका प्रकाशित हुई। 1930 में बावेरिया की हिमनदीय भू आकृति नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1930 में दक्षिणी अमेरिका पर अनेक शोध प्रकाशित किए। ठीक है, 1939 से 1943 के मध्य भूगोल के विधितंत्र लिखा उन्होंने, पर कई शोध प्रकाशित किए। 1944 में संरचनात्मक संरचनात्मक, यहाँ पे मृदा होगा, मुद्रा नहीं होगा। ठीक है, मृदा अपरदन और पृथ्वी की भूतकालीन जलवायु यानी स्ट्रक्चर, सॉयल फ्लक्शन एंड पोस्ट क्लाइमेट ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक लिखी उन्होंने। ठीक है, 1948 में परिहिमानी तथ्यों यानी कि पेरी ग्लेशियर फिनोमेना, भूकाल, जियोक्रोनोलॉजी और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज विषय पर भी शोध पत्र प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने कई और जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा की, जैसे हेटनर, अल्बर्ट पेंक, वाल्टर पेंक, आर्टो स्लेटर, कार्ल ट्रॉल, क्रिस्टालर, वान थ्यूनेन के बारे में हमने दोस्तों चर्चा की है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।